हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ट्विटर ऑफ हरियाणा के पेज नंबर 19 से लेकर पेज नंबर 22 तक जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं इम्पोर्टेंट, उन्हें हम ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका एनसीआर से रहता है। एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन से, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन क्या बनता है। पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन किया गया था 1985 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो यहाँ से बनता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किस किस राज्य के जो हैं ज़िले शामिल किए गए हैं। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, वो हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो इन तीनों राज्यों के टोटल 24 ज़िले जो हैं वो एनसीआर में शामिल किए गए हैं। तो यहाँ से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बनता है वो हरियाणा बनता है। तो देख लेते हैं हरियाणा के टोटल कितने ज़िले जो हैं वो एनसीआर में शामिल किए गए हैं। तो अगर आपके पास सीधा क्वेश्चन आए कि हरियाणा के कुल कितने ज़िले जो हैं वो एनसीआर में शामिल किए गए हैं, तो वो आपके 14 ज़िले जो हैं वो एनसीआर में शामिल किए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपके पास कि इनमें से जो है हरियाणा का कौन सा रीजन जो है वो एनसीआर में शामिल नहीं किया गया है। तो उसके लिए आपको जो है ज़िले याद करने पड़ेंगे कि कौन से ज़िले ऐसे हैं जो कि एनसीआर में शामिल नहीं हैं। तो उसके बाद जो है आप आसानी से अपना आंसर लगा सकते हो। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जो कि एनसीआर में शामिल नहीं हैं। तो एनसीआर में टोटल कितने ज़िले जो हैं वो शामिल नहीं हैं हरियाणा के टोटल 22 ज़िले हैं। तो 22 ज़िलों में से 14 ज़िले जो हैं वो एनसीआर में शामिल हैं और 8 ज़िले जो हैं वो एनसीआर में शामिल नहीं हैं। तो इन 8 ज़िलों को जो है हम मैप के माध्यम से याद करेंगे। तो देख लेते हैं वो कौन कौन से जो हैं 8 ज़िले जो कि एनसीआर में शामिल नहीं हैं। तो यहाँ पे एक तरह से ट्रिक ये आती है अपनी कि जो ज़िले दिल्ली से दूर हैं वही हमारे जो है एनसीआर में शामिल नहीं हैं। तो दिल्ली आपकी ये रही। तो दिल्ली से जो भी ज़िले जो हैं दूर हैं वो आपके एनसीआर में शामिल नहीं हैं। तो आपके उत्तर और पूर्वी साइड के जो भी आपके ज़िले हैं ना तो वो एनसीआर में शामिल हैं और ना ही पश्चिम वाले ज़िले एनसीआर में शामिल हैं। तो टोटल 8 ज़िले जो हैं वो आपके एनसीआर में शामिल हैं। देख लेते हैं कौन कौन से ज़िले ऐसे हैं जो कि एनसीआर में शामिल नहीं हैं। फर्स्ट आपका आता है पंचकुला, फिर आता है आपका अम्बाला, फिर आता है यमुनानगर, फिर आता है कुरुक्षेत्र और फिर आता है कैथल। तो ये तो आपके 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए जो कि एनसीआर में शामिल नहीं हैं। तो 3 डिस्ट्रिक्ट और कौन से हैं आपके, एक है आपका सिरसा, एक है आपका फतेहाबाद, एक है आपका हिसार, जो कि एनसीआर में शामिल नहीं है। तो जिस भी फ्रेंड को मैप हरियाणा का जो मैप है वो अच्छे से लर्न होगा तो वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है। तो इसलिए हमारे लिए जो हरियाणा का मैप है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका जो बनता है वो राज्य की भूगर्भिक संरचना से बनता है। वैसे यहाँ से आपका ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, ये मैंने आपको कराया भी हुआ है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है, किस स्थान पर होती है। तो उसका आंसर आपका आता है छछरौली यमुनानगर, और इस छछरौली यमुनानगर को ही हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। आपके पास सीधा क्वेश्चन भी आता है कि हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, छछरौली यमुनानगर को कहा जाता है। और फिर अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश किस ज़िले में होती है, अगर ज़िला पूछा जाए तो उसका आंसर आपका आएगा अम्बाला, और अगर स्थान पूछा जाए तो उसका आंसर आपका आएगा छछरौली यमुनानगर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि चीड़, पाइन व साल का पेड़ जो है वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या बनता है, भूगर्भिक संरचना से बनता है। तो यहाँ से भूगर्भिक संरचना से आपका क्या क्वेश्चन बनता है, एक तो भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में क्वेश्चन बनता है आपका, एक आपका बनता है हरियाणा की भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो यहाँ से आपका क्या क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आपका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से आपका क्वेश्चन बनता है। तो पहले तो देख लेते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या कहाँ से कहाँ तक है। तो ये आपका 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 है। ठीक है, यानी कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 है। और देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो ये आपका 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री
25 है। तो ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि भारत का अक्षांशीय विस्तार भी आपके हरियाणा के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6, और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25। तो यहाँ पे हमारा हरियाणा का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं क्या क्या बनता है। वैसे हरियाणा का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है आपकी, तो वो देख लेते हैं क्या रहती है आपकी ट्रिक। तो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 27 डिग्री 39 से लेकर 30 डिग्री 55 आता है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, 27 डिग्री 27 डिग्री 39 से लेकर 30 डिग्री 55 आपका यहाँ पे आंसर आता है। और देशांतर विस्तार की अगर हम बात करें हरियाणा के, तो उसका आंसर आता है आपका 74 डिग्री 27 से लेकर 77 डिग्री 36। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको याद करने की क्या ट्रिक रहती है आपकी। तो यहाँ पे देखो 27 और 30 के बीच में कितना डिफरेंस है आपका, 27 और 30 के बीच में 3 का डिफरेंस है, और 74 और 77 के बीच में कितना डिफरेंस है, इसके बीच में भी आपका 3 का डिफरेंस है। तो अगर आपके एग्जाम में हरियाणा का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार पूछ लिया जाता है, तो उसका आंसर आप ट्रिक के माध्यम से कैसे कर सकते हो। तो उसका आंसर आप ट्रिक के माध्यम से ऐसे टिक कर सकते हो कि जिस भी ऑप्शन में आपका दोनों का डिफरेंस जो है वो 3 रहेगा, वही आपका आंसर जो है चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका देख लेते हैं क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में यमुना नदी जो है आपकी सीमा बनाती है। मैं दिखा देता हूँ आपको मैप के माध्यम से कि जैसे ये तो आपका हरियाणा है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये है यूपी। तो हरियाणा और यूपी के बीच में यहाँ से देखो, यहाँ से जो है यमुना नदी जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन गया आपका कि हरियाणा और यूपी के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो वो यमुना नदी सीमा बनाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है वो ये बनता है कि डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी पुस्तक एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा है। बस यहाँ से सिर्फ आपको ये याद करना है कि डॉक्टर जसवीर सिंह की बुक कौन सी है जिसमें उन्होंने हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा है। तो उनकी बुक का नाम है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक, मैं बता दूंगा आपका यहाँ से क्या कुछ क्वेश्चन बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही आपको लर्न करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि शिवालिक हिमालय जो है हरियाणा का, शिवालिक हिमालय जो है वो नवीनतम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपके पास सीधा आता है कि भारत का नवीनतम हिमालय किसे कहा जाता है, भारत का नवीनतम हिमालय शिवालिक हिमालय को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है आपके पास कि प्राचीन हिमालय किसे कहते हैं, भारत का प्राचीन हिमालय कौन सा है, तो वो कौन सा है आपका, तो वो आपका अरावली हिमालय है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं यहाँ से क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि घग्गर, मार्कंडा, टांगरी और सरस्वती नदियाँ जो हैं वो कहाँ से निकलती हैं, वो आपकी शिवालिक हिमालय से ही निकलती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि जो आपका शिवालिक हिमालय है जिससे कि नवीनतम हिमालय बोलते हैं, इसमें हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसमें हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करोह चोटी है जो कि 1514 मीटर है। और ये कहाँ पे है, ये मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से मतलब कि इनमें से कुछ भी आपको याद नहीं करना है, ये एक्स्ट्रा ही है। ठीक है, यहाँ से कुछ भी नहीं याद करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है हरियाणा की मृदा से, यानी कि हरियाणा की मिट्टी से। तो हरियाणा की मिट्टी से देख लेते हैं आपका क्या क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है एक तो जलोढ़ मिट्टी से बनता है, और एक आपका खादर और एक बांगर से बनता है। ठीक है, तो देख लेते हैं जलोढ़ क्या होती है और बांगर क्या होती है और खादर क्या होती है। तो यहाँ पे मैं आपको जलोढ़ मिट्टी बता देता हूँ कि जलोढ़ मिट्टी क्या होती है। जैसे कि ये एक तरह से नदी बह रही है, क्या बह रही है, नदी बह रही है। ठीक है, तो नदियों में जैसे कि जब पानी ज़्यादा ही ओवरफ्लो हो जाता है, जब पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो पानी बाहर आ जाता है, और उस पानी के साथ मिट्टी भी बाहर आ जाती है। ठीक है, मिट्टी भी जो है उस पानी के साथ बाहर आ जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद बात आती है
बांगर और फिर खादर की। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी से ही बनती है बांगर और खादर मिट्टी। तो वो कैसे बनती है वो मैं बता देता हूँ कि जैसे ये पानी आ गया, पानी यहाँ तक आ गया आपका। ठीक है, पानी कहाँ तक आ गया, ये पानी बाहर तक आ गया आपका और यहीं तक ही जो है मिट्टी आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद नदियों में पानी कम होता चला जाता है तो ये पानी भी पीछे की साइड होता हुआ चला जाता है, लेकिन ये मिट्टी को छोड़ देता है यहाँ पे। तो जो मिट्टी दूर होती है इस नदी से, जो मिट्टी जैसे कि यहाँ तक मिट्टी है, ठीक है, तो ये दूर वाली मिट्टी जो है, ये दूर वाली मिट्टी जो है ये मिट्टी कहलाएगी बांगर, और जो ये नदी के पास वाली मिट्टी रह जाती है ये कहलाई जाती है, ये क्या कहलाई जाती है, ये कहलाई जाती है खादर। ठीक है, तो नदी से दूर वाली मिट्टी कहलाई जाती है बांगर और पास वाली मिट्टी कहलाई जाती है खादर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिट्टी से ये आता है कि हरियाणा में कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वैसे भारत में भी कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, भारत में भी जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि हरियाणा में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती। तो हरियाणा में काली मिट्टी नहीं पाई जाती। याद रखना कि हरियाणा में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती, हरियाणा में काली मिट्टी नहीं पाई जाती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से क्या बनता है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है वन संपदा से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या बनता है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20% पर वन होने चाहिए, परंतु हरियाणा के कुल भूभाग के 10% वनों के विस्तार का लक्ष्य प्राप्त हुआ है हमें। यानी कि 20% भाग पर वन होने चाहिए थे, लेकिन इस टाइम पे कितने परसेंट भाग पर जो है वन है, तो वो 10% भाग पर वन है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन की बात करें तो हमारा राष्ट्रीय वन नीति से भी एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई थी। राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई थी। और हरियाणा में वन नीति कब आई थी, हरियाणा में, तो हरियाणा में जो वन नीति आई थी वो 2006 में आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या बनता है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, देख लेते हैं इसमें क्या कुछ क्वेश्चन बनता है। हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं। तो हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको कैसे कराया हुआ है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं। इसका आंसर मैंने आपको ऐसे याद कराया हुआ है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन वहाँ पाए जाएंगे जहाँ हरियाणा में सबसे ज़्यादा जंगल हैं। ठीक है, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा जंगल वहाँ है जहाँ पे हरियाणा में सबसे ज़्यादा पहाड़ी इलाका है। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा पहाड़ी इलाका कहाँ है, पहाड़ी इलाका आपका पंचकुला में है। ठीक है, तो जहाँ पहाड़ी इलाका होगा वहीं जंगल होंगे और वहीं सबसे ज़्यादा वन होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका चला जाता है पंचकुला में। ठीक है, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, पंचकुला में, चाहे वो क्षेत्रफल के आधार पर हो चाहे वो परसेंट के आधार पर हो, तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाएंगे, पंचकुला में ही पाए जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि हरियाणा में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं। सबसे कम वन पलवल में पाए जाते हैं। और सबसे अगर हम बात करें परसेंट की दृष्टि से सबसे कम वन कहाँ पाए जाएंगे, तो परसेंट की दृष्टि से सबसे कम वन पाए जाएंगे फतेहाबाद में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है हरियाणा वन नीति। ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया था, हरियाणा वन नीति कब आई थी, 2006 में आई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका हरियाणा के झीलों से बनता है। तो देख लेते हैं आपकी कौन कौन सी झीलें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं, जिसे मैं ट्रिक के माध्यम से आपको लर्न कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है हरियाणा की झीलों से, जिन्हें हम ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम गुड़गांव की झीलें करेंगे, जिसमें आपकी दमदमा झील, सुल्तानपुर झील, खलीलपुर झील आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। एक सोना झील जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। पहले तो हमारी 3 झीलों की ट्रिक रहेगी, एक तो दमदमा, एक सुल्तानपुर, एक खलीपुर। ठीक है, तो इनको कैसे याद करेंगे। सबसे पहले तो गुड़गांव से ना गुड़ उठा लो, गुड़। तो गुड़ कैसा होता है, गुड़ होता है मीठा। ठीक है, तो अच्छा मीठा कौन खाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, चाहे वो पहलवान हो गए चाहे वो मज़दूर हो गए, तो जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं तो वो खाने के बाद क्या खाते हैं, मीठा खाते हैं, क्योंकि उनको मीठा अच्छा लगता है खाना। ठीक है, और जैसे कि
जो हमारे ये झील हैं, एक तो दमदमा झील, एक सुल्तानपुर झील, एक खलीलपुर झील, इन तीनों झीलों में हमें एक तरह से पहलवानी की सेंस आ रही है। वो पहलवानी की सेंस कैसे आ रही है? खलीलपुर में तो खली की सेंस आ रही है, खली जो रेसलर हैं, ठीक है, वो भी एक तरह से पहलवानी है, ठीक है। और सुल्तानपुर में ना सुल्तान की सेंस आ रही है। एक मूवी आई थी सुल्तान की, जिसमें कि सलमान खान क्या थे? पहलवान थे, ठीक है। तो पहलवान थे, तो पहलवान क्या खाएंगे? खाना खाने के बाद गुड़ खाएंगे, ठीक है। तो खली भी क्या खाएंगे? एक तरह से पहलवानी करने के बाद गुड़ खाएंगे, ठीक है, रेसलिंग के बाद वो भी गुड़ खाएंगे। और सुल्तान भी क्या खाएंगे? पहलवानी करने के बाद गुड़ खाएंगे। और इन दोनों बंदों में क्या है? सुल्तान में और खली में क्या है? दम है, ठीक है। तो दम से आ गया दमदमा, ठीक है। दमदमा होगी, सुल्तानपुर होगी और खलीलपुर होगी। ये आपकी इस ट्रिक से जो है आपको याद हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तीनों की तीनों आपकी कहाँ आ जाती हैं? गुड़गांव में आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है वो सोहना झील से बनता है। तो सोहना को कैसे याद करोगे? सोहना को ऐसे याद करना कि जैसे गुरुग्राम में ना गुरु आया हुआ है, और गुरु हमारे कैसे होते हैं? गुरु हमारे सोने होते हैं, ठीक है, सोने यानी कि अच्छे होते हैं, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लो। तो सोहना झील कहाँ होगी? आपकी गुरुग्राम में होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है बड़खल झील, मतलब जो फरीदाबाद की झीलें हैं उनको हम याद करेंगे। तो फरीदाबाद की झीलों में सबसे पहली जो झील आती है वो आपकी बड़खल झील आ गई, ठीक है, जिसे कि 1947 में सिंचाई परियोजना के लिए बनाया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो सीधा क्वेश्चन आपके पास आता है कि कौन सी झील का निर्माण 1947 में सिंचाई परियोजना के लिए किया गया था? तो उसका आंसर आपका आता है बड़खल झील। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है सूरजकुंड झील से। तो सूरजकुंड झील से क्या क्वेश्चन आपका बनता है? सूरजकुंड झील से ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि सूरजकुंड झील आपके हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो जहाँ पे सूरजकुंड मेला लगता है वहीं पे आपकी सूरजकुंड झील है। तो सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में लगता है, ठीक है। तो सूरज हमें ऐसे याद कर लो कि सूरज हमें फ्री में अपनी किरणें देते हैं, सूरज फ्री में किरणें देते हैं। तो फ्री में मतलब कि फरीदाबाद, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देख लेते हैं फरीदाबाद में और कौन कौन सी झीलें जो हैं वो आती हैं। तो एक झील आती है आपकी धोज झील, एक आती है मयूर झील जो कि सूरजकुंड झील का ही दूसरा नाम है, एक है अनंगपुर झील जो कि अनंगपुर डैम पर है, ठीक है, ये भी आपकी फरीदाबाद में ही है। फिर नेक्स्ट है मेवात की झीलें। मेवात की झीलें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है आपके लिए? एक तो कोटला झील है, एक है चंदेली झील, ठीक है, ये दोनों की दोनों झीलें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। फिर टिक्करताल झील। टिक्करताल झील का तो आपको पता ही होगा कि कहाँ है ये आपकी पंचकुला में है। टिक्करताल कहाँ है? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है। सनेत झील का भी आपको पता होगा। सनेत नामक तीर्थ कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। तो सनेत झील भी कहाँ होगी? कुरुक्षेत्र में होगी। फिर कर्ण झील। कर्ण झील का नाम ही चक्रवर्ती झील है। तो कर्ण झील कहाँ होगी? कर्ण से आगे करनाल, ठीक है। तो कर्ण झील कहाँ आ गई? आपकी करनाल में आ गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो यहाँ से बनता है बुलबुल झील से। तो बुलबुल झील को कैसे याद करोगे आप? बुलबुल किसे कहते हैं? बुलबुल कोयल को कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते होंगे हरियाणा में अब ना तो एक तरह से हमें क्रो दिखाई देते हैं जिसे हम कोआ बोलते हैं, और ना ही हमें बुलबुल यानी कि कोयल दिखाई देती है, ठीक है, क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है जिसके कारण ये पशु पक्षी भी मरते जा रहे हैं, ठीक है। बट बुलबुल कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे ही जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि बुलबुल अभी जिंदा है, बुलबुल अभी जिंदा है। तो बुलबुल अभी जिंदा से आ गया जीन, ठीक है। तो बुलबुल झील जीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है तिलियार झील से। तो तिलियार झील आपकी कहाँ है? रोहतक में है, ठीक है। तिलियार झील कहाँ पे है? रोहतक में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है सूखना झील से। तो सूखना लेक कहाँ पे है? सूखना लेक का पता होगा आपको, चंडीगढ़ में है, ठीक है फ्रेंड्स। और वैसे अगर आपको फ्रेंड्स मेरी आवाज़ से या फिर और किसी चीज़ से आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। मैं पूरा एफर्ट लगाता हूँ कि आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से हरियाणा जीके को जो है कवर करा दूँ, बट फिर भी अगर कहीं ना कहीं आपको गलती नज़र आती है तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।